आवर आइडियाज शेप आर रियलिटी, यानी कि किसी भी समय में उस समय के लोगों का जीवन उस समय के प्रेवलेंट आइडियाज से शेप होता है। ये बात शुरुआत में कुछ लोगों को शायद कनेक्ट ना हो, लेकिन जरा इस तरीके से सोचिए, आप एग्जिस्ट करते हैं, आप आसपास के बारे में कुछ ना कुछ विचार तो रखते हैं ना, उसी विचारों के आधार पर तो डिसाइड करते हैं आप कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का जो फंडामेंटल है वो एक्चुअली प्रिवेलिंग आइडियाज हैं या एक्सेप्टेबल आइडियाज हैं, राइट? आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स की बात करने वाले हैं जिनके विचारों के आधार पर आज का ये सिस्टम चलता है। इसको शुरुआत करने से पहले ये जो पॉलिटिकल साइंस में जो शब्द यूज करता हूं इसकी जरा तह तक जाते हैं, फिर हम कुछ ऐसे आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं, थिंकर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एप्लीकेशन पॉलिटिकल साइंस में तो है ही, साथ में आपकी एसे एंड एथिक्स पेपर में भी है। सबसे पहले व्हेन यू लिसन टू दिस वर्ड पॉलिटिकल तो क्या समझ में आता है? शायद आज के समय की राजनीति से कुछ आप रिलेट करते हो। टेक्स्ट बुक आप डेफिनेशन देखेंगे, सभी स्टैंडर्ड बुक में स्टार्टिंग में दिया होता है कि अच्छा पॉलिटिकल वर्ड जो है ये आया है वर्ड पॉलिस से, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इससे भी पीछे जाएं, केवल टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से इसको ना समझें। चलिए कुछ ऐसे समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस हिंदी में हम कहते हैं राजनीति शास्त्र, राइट? तो राजनीतिक विज्ञान हम कहते हैं। तो राजनीति में वर्ड है राज, पॉलिटिकल साइंस में वर्ड है पॉलिस। तो क्यों हमें जरूरत पड़ती है कि कुछ लोग हमारे ऊपर या हमारे लिए या हमारे थ्रू राज करें? जरूरत ही क्यों पड़ती है? आपको ये सोचना होगा। सोचिए कि ऐसा कोई हो ही ना। मींस कंसिडर स्टेट व्हेन वी डोंट नीड एनीवन टू रूल फॉर अस, अबव अस, थ्रू अस, हमें चाहिए ही नहीं कोई। तो आपको लगता है कि हमारी लाइफ बेटर ऑफ होगी या वर्स ऑफ होगी, अच्छी होगी कि खराब होगी? अब आप खुद ही सोचिए। मेरा काम है यहां पर इन आइडियाज से आपको रूबरू कराना, आपकी यूपीएससी मेरिट लिस्ट तक की जो जर्नी है उसको ईज करना, राइट? लेकिन अब मेरे एग्जिस्टेंस के लिए भी मुझे कई सारी चीजों की जरूरत है। जैसे कि जब मैं ऑफिस आता हूं तो मुझे चाहिए कि रोड बनी हुई हो, साफ सफाई हो, रेड लाइट चल रही हो, राइट? मैं चाहता हूं कि अगर कोई मेरे हितों की नुकसान करे, मतलब इफ समवन इज हार्मिंग मी, तो मैं चाहता हूं कि कोई हो जो उसके प्रोटेक्शन के लिए वहां पर हो, राइट? तो यानी कि मैं अपना काम तभी तो अच्छे से कर पाऊंगा जब कोई है इन कामों को एक्चुअली करने के लिए, राइट? आप चाहते हैं कि हाँ कुछ लोग हों जो सड़कों कहाँ कहाँ बनेंगी, आप चाहते हैं कि कुछ लोग हों जो डिसाइड करें कि हाँ क्या चीज कानूनी जुर्म माना जाएगा, कुछ लोग हों जो ऐसे लोगों को सजा दें, राइट? तो यानी कि हमें जरूरत तो है। अब इस जरूरत का एक कारण यह है हमारी नेचर, मींस हमारा जो अस्तित्व है, मींस मैन जब मैं कह रहा हूं तो मैं मानकर चलूं मैं विमेन की भी बात कर रहा हूं, ठीक है? तो देखिए हमारा जो नेचर है वो सोशल है। जब मैं सोशल बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम सब अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी कि आप में से कोई ऐसा नहीं हो सकता जो कह दे कि मेरा जो प्रेजेंट है उसमें दुनिया का, समाज का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। क्या कोई ऐसा बागी नौजवान है हमारी क्लास में कह दे नहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन द क्लोथ्स वी आर वेयरिंग, इवन दिस डिवाइस विच वी आर यूजिंग, जो भी हम यूज कर रहे हैं इस वजह से यूज कर पा रहे हैं कि किसी ने इसके बारे में सोचा था, किसी के पास आइडिया आया था, फिर उसने काम किया था, तब जाकर मैं यूज कर पा रहा हूं, राइट? तो यानी कि वी आर एक्चुअली हैविंग दिस कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हम एक दूसरे पर निर्भर है कितने सारे कामों के लिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई एक व्यक्ति सारे काम तो नहीं कर सकता, तो यानी कि हमें डिवीजन करना पड़ेगा, राइट? फिर हमें यह भी करना पड़ेगा कि इस पे कुछ ऑर्डर आए, मींस देयर शुड बी सम सिस्टम इन दिस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं और ज्यादा प्रिमिटिव वाले एज में आपको लेकर चलता हूं। मैं सब सारे पॉइंट्स पर आऊंगा, पहले मैं आपको प्रिमिटिव एज में लेकर जाना चाहता हूं। प्रिमिटिव एज का मतलब है कि जब हंटर्स एंड गैदरर्स की तरह हम रहते थे, यानी कि केवल हम शिकार करते थे और किसी की हमें जरूरत ही नहीं थी, कोई गवर्नमेंट कोई स्टेट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है? तो कंसिडर वी वर लिविंग अ लाइफ, नोमैडिक लाइफ, सेटल लाइफ नहीं थे। लेकिन उसके बाद इजाद हुआ एग्रीकल्चर, तो अब हमने सेटल लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी। कंसिडर आप में से एक व्यक्ति उसने एक फील्ड में यहां पर प्लोइंग करी, मतलब आपने वहां पर खेत में अपना काम करना स्टार्ट किया। आपने सोचा कि मैं फसल लगाऊंगा या लगाऊंगी, कुछ टाइम बाद मुझे इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा। ऐसे दूसरे ने भी ऐसा ही किया। तो यानी कि अब जाकर आपने किसी एक एरिया को अपना माना कि ये केवल मेरा है,
इससे पहले कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि आप फिक्सेटेड मान सकते थे। जो चीज फिक्सेटेड मानते थे वो केवल जो आप हंटिंग करके लाते थे वो, और वो भी कुछ टाइम चल रहा है। लेकिन अब आपने कहा ये मेरा क्षेत्र है। अब ऐसे में कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो आराम से लेटे हैं, उनका कहना है कि ठीक है इन्हें मेहनत करने दो, फाइनली मैं बेनिफिट ले जाऊंगा। तो जब आप वहां नहीं थे तो फील्ड में जो आपका हार्वेस्ट था वो ये व्यक्ति लेकर चला गया। तो मुझे बताइए क्या ऐसे में नेक्स्ट टाइम आप मोटिवेट होंगे दोबारा से फार्मिंग करने के लिए? नहीं। तो ऐसे तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आप सब इकट्ठे होते हैं क्योंकि यू आर सोशल इन नेचर, वो आपकी जरूरत है, राइट? तो अब आप इकट्ठे होते हैं, आपने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, वी नीड समवन, वी नीड सम सिस्टम। तो ऐसे में जो नए सिस्टम की आपको नीड हुई, यानी कि आपको जरूरत पड़ी कि देयर शुड बी सम रूल, आपको जरूरत पड़ी कि भाई कुछ लोग हों जो रेस्पॉन्सिबल हो रूल बनाने के लिए भी। भाई पहले तो रूल बनाने पड़ेंगे ना, फिर आपको जरूरत पड़ी कुछ लोग ऐसे भी हों जो रूल को एग्जीक्यूट कराएं, यानी कि उनका पालन भी तो कराना है। फिर आपको यह भी जरूरत पड़ी भाई अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है लॉ में, ये व्यक्ति है मानने को तैयार नहीं, आदत से मजबूर है कि मैं तो मानूंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, मैं तो जब तुम क्रॉपिंग करोगे फाइनली उसके बाद फाइनल हार्वेस्ट में चुरा कर ले जाऊंगा। तो वी नीड सम जस्टिस सिस्टम ऑल्सो, राइट? वी नीड सम जस्टिस सिस्टम। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा ऐसे व्यक्ति के साथ, यू नीड दिस। तो यानी कि सेंट्रल कंसर्न क्या था? योर नीड, राइट? और इसी वजह से इमर्ज होता है ये कंसेप्ट ऑफ स्टेट। अब देखिए जब मैं स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूं, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर स्टेट की डेफिनेशन से। यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के हैं या नहीं, राइट? इसी वजह से 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछ रही है कि इफ यू हैव दीज इनसाइट्स, ये जानकारी आपको है तो ही आप कर पाएंगे, राइट? अब जब मैं शब्द यूज करता हूं स्टेट, तो एक तो आपके दिमाग में घंटी बजती होगी, अच्छा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें, नहीं नहीं नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल यूनिट है, वो तो एक स्तर की बात है। नहीं, अभी मैं एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ये स्टेट का कंसेप्ट कहता है कि देखो ऐसा है कि हमें रूल तो बनाने हैं, कुछ लोगों ने डिमांड करी है, लेकिन कहां तक के लिए रूल बनाओगे, कितने लोगों के ऊपर ये रूल बनाओगे, डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे में हमें टेरिटरी फिक्स करनी पड़ेगी भाई, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है ये 2 लोग कहें ठीक है हम तो इस एरिया में अपना एक कॉमन रूल बनाने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे देंगे राज करने के लिए, यानी कि एक तरीके से वो सरकार की तरह काम करेगा। लेकिन यहां पर कुछ दूसरे लोग हैं, उनके खेत यहां पर है, उनका कहना नहीं नहीं हम तो अलग बनाएंगे अपना सिस्टम। तो यानी कि हमें एक टेरिटरी तो फिक्स करनी पड़ेगी, राइट? उस टेरिटरी में पॉपुलेशन भी हो, राइट? तभी वही तो नीड अराइज कर रहे हैं बेसिकली। और उसके बाद फिर हमें चाहिए कि यहां पर एक गवर्नमेंट हो। तो ध्यान दीजिएगा स्टेट जो है ये कॉन्सेप्ट है, यू कैन नॉट टच स्टेट बट यू कैन टच गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो टेंजिबल है, राइट? तो गवर्नमेंट, अब आपने कहा कि चलो एक गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट में क्या होगा, कुछ फंक्शनरीज होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, ऑफिसेज होंगे, राइट? अब इस गवर्नमेंट को हमें देनी पड़ेगी कुछ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इस गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दो कि भाई इस एरिया में जो इसके इंटरनल मैटर्स हैं इसमें किसी की नहीं सुनेगी, और इस एरिया के जब एक्सटर्नल रिलेशन है तो उसमें भी किसी की नहीं सुनेगी, यानी कि अपने ऊपर, यानी कि दे हैव द सोल पावर टू डिसाइड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दिस टेरिटरी। इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके हित अहित क्या है वो सब ये डिसाइड करेगी। तो इसी वजह से ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा था, स्टेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन देयर आर 4 एलिमेंट्स, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, एंड दिस गवर्नमेंट शुड बी सॉवरेन, संप्रभु होनी चाहिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट एक यू कैन से एलिमेंट है स्टेट एज अ डेफिनेशन का, राइट? तो इसी चीज को मैंने यहां पर समझाया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अगर आप में से मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि सर हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिक्स हमारे बस की चीज नहीं है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आप में से कोई है ऐसा? होंगे, देखिए ईमानदार रहिए तभी आप सीख पाएंगे। चलिए मैं एक आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी लाइफ का प्राइम पर्पस क्या है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर सबसे पहला पर्पस हमारा यह है कि हम एजुकेशन लें, एग्जाम क्लियर करें और फाइनली हम पैसा कमाने लग जाएं। वी नीड पावर, वी नीड पोजीशन, राइट? पैसा कमाने लग जाएं, राइट? यानी कि योर मेन पर्पस इन लाइफ इज टू अर्न मनी, क्योंकि भाई पैसा कमाएंगे तभी अच्छी लाइफ जी पाएंगे, है कि नहीं? ये कोर आइडिया है हम सभी लोगों का, मोरओवर। अब इस पर हना अरेंट एक विचारक हैं, वो कहती हैं यही आपकी बर्बादी का कारण है।
अब आप कहेंगे यार ये कैसे बर्बादी का कारण हो सकता है, तो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। बचपन से ही एजुकेशन जब लेने गए आप स्कूल में, आपसे यही तो पूछा कि भाई क्या बनना चाहते हो, तो यही एक मेजर सवाल होता था, क्या बनना चाहते हो। उस एजुकेशन का बनने के अलावा, जॉब के अलावा, पैसा कमाने के अलावा और क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या आपको लगता है कि इस पर उतना ज्यादा ध्यान दिया गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में? नहीं ना। आज आपको पता लगेगा कैसे आइडियाज शेप कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट को, जो एक्चुअली एंशिएंट टाइम में आइडियाज एक्चुअली क्रॉप अप हुए थे। ठीक है, यही आज का हमारा एजेंडा डिस्कस करने का। तो देखिए, हना अरेंट कहती हैं क्योंकि आपका फोकस केवल इकोनॉमिक स्फीयर पर है, पैसा पैसा पैसा, और इस वजह से आप बेवकूफ बना दिए जाते हो। हर समय में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुझे मेरे मतलब मोरओवर पैसा पर ही फोकस करते हैं और वो पॉलिटिक्स पर फोकस नहीं करते। अब पॉलिटिक्स इज नॉट अ नेगेटिव टर्म। मैंने कहा कि पॉलिटिक्स आप लोगों से डिसाइड हो रही है, आपकी नीड है, इस वजह से आपको चाहिए कुछ लोग हों जो सरकार बनाए। अगर आप सही गलत और आसपास के मुद्दों पर कुछ पर्सपेक्टिव नहीं रखेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं रखेंगे, तो आप पैसा कमाते रहिए और सरकार प्यार से टैक्स बढ़ा देगी, पैसा आपकी तरफ से जाएगा, एंड यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, हर एक स्फीयर आपकी लाइफ का जो है वो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। तो आप में से कोई ऐसा नहीं हो सकता जो कह दे सर हमारा तो लेना देना पॉलिटिक्स से है नहीं। नहीं, लेना भी है आपका, क्योंकि सरकार जो कानून बनाती है, जो आपका घर बनता है, वो एक्चुअली किस बिहाफ पर आपका घर बनेगा, मतलब मैप जो अप्रूव होता है, नक्शा जो अप्रूव होता है, वो भी कौन डिसाइड करता है? वो भी गवर्नमेंट एंटिटी ही डिसाइड करती है। कितना आप टैक्स देंगे, कहां आप जा सकते हैं, कहां नहीं जा सकते, ये सब कुछ जो हमारे रिसोर्सेज हैं देश के, वो किस बिहाफ पर आपको मिलेंगे, किसी और को मिलेंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? सरकार ही तो करती है। और सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है, ये केवल सरकार डिसाइड नहीं करती है, आप लोग डिसाइड करते हो। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे करना चाहे कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हना अरेंट का आइडिया था कि आपको अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको पॉलिटिकली अवेयर होना होगा। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, इट इज द ओनली वे अहेड। ठीक है, तो यानी कि हम सबकी लाइफ इससे कनेक्टेड है। चलिए नाउ, अब जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये शब्द यूज करता हूं, पश्चिम में इमर्ज हुए पॉलिटिकल आइडियाज जो शेप करते हैं प्रेजेंट को और पॉलिटिकल साइंस को स्पेसिफिकली, तो इमर्ज हो रहे थे इस एरिया में जहां पर आज हम ग्रीस देखते हैं। यहां पर आपको मैसेडोनिया का मैप दिख रहा होगा, मेडिटेरियन सी से ऊपर। एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, सर ये कई सारे जो थिंकर्स हैं वो यहीं इस एरिया में ही क्यों आए? प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटस, मैकियावेली, ये सब इसी एरिया में क्यों आए? कुछ और उस तरफ लॉक, जेसमिल, हॉब्स, ये मतलब इसी एरिया में क्यों? तो इसका एक कारण बताया जाता है क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर ट्रेड फिजिबल था, क्योंकि मेडिटेरियन सी है, डेवलप पोर्ट्स हैं, और ये एरिया जंक्चर था मल्टीपल सिविलाइजेशंस का। यानी कि इधर से सिविलाइजेशन इधर, जब वो ट्रेड करते हैं तो नए नए आइडियाज भी लेकर आते थे वहां से लोग। तो यहाँ के जो लोग थे, दे वर नर्चरिंग दोज आइडियाज एंड दे वर हैवीली फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग इन साइंस, लॉजिक, मैथमेटिक्स। और एक और रीजन कहा जाता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, स्पेसिफिकली इस एरिया का, अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो कहा जाता है कि करीब आधा साल वहां पे वार्म वेदर रहता है। और वार्म वेदर इस एरिया के लग्जरी, आप लोगों में से कई लोग कहेंगे सर हम तो परेशान हो गए वार्म वेदर से, लेकिन इनके लग्जरी है, राइट? तो उसमें आसानी से ही कंडक्ट कर सकते थे अपने ट्रेड को, बिजनेस को, एकेडमिक एक्टिविटीज को। अब यहां से जब आइडियाज इमर्ज हुए तो इसमें जो मेजर आइडिया जो हम थिंकर पढ़ते हैं वो प्लेटो पढ़ते हैं। लेकिन प्लेटो को जानने से पहले जानना होगा कि भाई प्लेटो की लाइफ में चल क्या रहा था। हमें थ्योरी नहीं रटनी, थ्योरी तो केक वॉक समझ में आ जाएगी, केक वॉक बन जाएगी आपके लिए। मुद्दा है चल क्या रहा था उसकी लाइफ में, क्यों वो पॉलिटिकल थिंकर बना। हर एक चीज का कोई ना कोई कारण तो होता है ना, हमें उस कारण को पकड़ना। एक बार कारण पकड़ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, और इसको आप अपने एसेज, एथिक्स पेपर में और पॉलिटिकल साइंस में स्मूथली यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हर एक पॉलिटिकल थिंकर का एक प्राइम कंसर्न होता है कि भाई हमारा जो एरिया है वो बेस्ट तरीके से चले, वहां पर स्टेबिलिटी हो, जस्टिस हो, अच्छी तरीके से चले, और वहां पर ह्यूमैनिटी हो। अब एल्फ्रेड नॉट, इनका कहना है कि भाई जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है मोर ओवर प्लेटो के आइडियाज के फुटनोट्स हैं। अब ये कैसे हैं हमें रटना नहीं है, एक एक तरीके से समझेंगे। ये कुछ समझ लीजिए कि एक लेडर है, लेडर के स्टेप्स हैं, तो एक एक करके इन स्टेप्स पर चलना है और बहुत अच्छे तरीके से समझते चले जाना है। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटो से के जो गुरु थे सोक्रेटिस, तो गुरु की लाइफ में क्या चल रहा था, उस टाइम पर था क्या। सबसे पहले बताता हूं आपको सोफिस्ट के बारे में। जो एजुकेशन सिस्टम था एथेंस का, एथेंस जहां पर सोक्रेटिस थे,
वो सोफिस्ट सिस्टम था। सोफिस्ट एक ग्रुप जो एजुकेशन को देता था। उनके प्राइम आइडियाज देखिए क्या थे? सेल्फ इंटरेस्ट, मानना था कि देखो अपना हित समाज से पहले है, सोसाइटी और गवर्नमेंट से पहले अपना हित है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसको बड़ा प्रैक्टिकल मानते हैं? भाई ऐसी ही तो चलती है दुनिया, सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट है, बाद में सोसाइटी एंड स्टेट का। तो इस हिसाब से आप कहेंगे सोफिस्ट तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, है कि नहीं? सेकंड देखिए, ज्वाइन पॉलिटिक्स। वो यूथ को कहते थे कि भाई तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, लेकिन उसका कारण क्या है? वेल्थ एंड पावर। कारण, क्योंकि वेल्थ एंड पावर से ही आप गुड लाइफ जी पाओगे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी समाज में जो उसका यूथ है वो किसको अपने आइडियल मान रहा है, किस तरह के कंटेंट को वो कंज्यूम कर रहा है, वो एक्चुअली बता देता है कि उस समाज का, उस देश का क्या होने वाला है। तो मुझे बताइए, अगर एथेंस का यूथ ये बिलीव कर रहा है कि भाई केवल मुझे अपने हित से मतलब है, हमें ना तो सरकार से मतलब ना समाज से मतलब, तो इसका मतलब है कि जब उसके साथ इसके सामने दो ऑप्शन होंगे कि इस काम को करने से समाज का नुकसान हो जाएगा, जहां पर मैं रहता हूं उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन मेरा फायदा हो जाएगा, तो वो कर जाएगा उसको ना, क्योंकि उसको सिखाया ये जा रहा है। तो मुझे बताइए, ऐसा देश कभी मजबूत हो सकता है क्या? नहीं, वो देश वीक होगा, उसके खुद के लोग उसकी कमजोरी का कारण बनेंगे। और यही हुआ। सोफिस्ट क्योंकि इतने सालों से यही चीज सिखाए जा रहे थे अपने लोगों को, इस वजह से एथेंस हारा स्पार्टा से, वीक हो गया एथेंस, क्योंकि उसको चलाने वाले लोग कमजोर थे। और उसके चलाने वाले लोग इसलिए कमजोर थे क्योंकि वहां पर जो पढ़ाने वाले थे वो ये चीजें पढ़ा रहे थे। आइडिया ऑफ गुड लाइफ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे आपको क्या लगता है कि अच्छी जिंदगी क्या होती है? तो आप में शायद कुछ लोग कहें सर इतना पैसा हो कि सोचना ना पड़े कि हमें खरीदना क्या है, प्राइस टैग नहीं देखेंगे खरीदते समय। यह है आइडिया ऑफ गुड लाइफ। अगर यह आइडिया ऑफ गुड लाइफ है तो कितने सारे जो पैसे वाले लोग हैं वो एक्चुअली साइकोट्रोपिक ड्रग्स और ये सब क्यों करते हैं? भाई इस हिसाब से तो गुड लाइफ में तो फिर उनमें आनंद ही आनंद रहना चाहिए। आनंद के समय पर फिर वो ये ड्रग्स एंड ऑल दीज एक्टिविटीज वो ऐसे क्यों एंगेज होते हैं? कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में से कितने सारे लोग जिसको आइडिया ऑफ गुड लाइफ मानकर चेज कर रहे हैं वो वास्तव में आइडिया ऑफ गुड लाइफ हो ही ना। वो एक केवल फसाड है, वो एक केवल आइडिया है जिससे आप इन्फ्लुएंस हो गए और आप दौड़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना गलत है, पैसा कमाओ, पैसे में शक्ति है और शक्ति से आप बदलाव ला सकते हो, लेकिन पैसे से ऊपर भी है कुछ जिसको चेज करोगे तो एक्चुअली पैसा तो खिंच कर आएगा। पैसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिसके लिए लड़ते हो ना, आप उससे बड़े कभी ही नहीं हो सकते। तो अपनी लड़ाई चुनना जरूरी है सही तरीके से। तो ऐसे में अगर वो वेल्थ एंड पावर के पीछे भागेंगे और इसी को गुड लाइफ मानेंगे तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ। जब एथेंस और स्पार्टा लड़ाई कर रहे थे तो स्पार्टा में से कुछ लोगों ने, उसके एलाइज ने एथेंस के कुछ रूलिंग क्लास को कहा हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, अपने देश के खिलाफ हो जाओ। तो वहां के लोगों ने क्या किया? जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी वो हो गई, उनमें से कितने सारे जो पावरफुल लोग थे वो दुश्मन के साथ मिल गए। देश युद्ध पर है, मीन सिटी स्टेट उनकी युद्ध पर है और वो दूसरों के साथ मिल गए। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया था कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा, पावर, और पैसे पावर से लग्जरी, दैट इज व्हाट लाइफ इज। तो नुकसान किसका हुआ? फिर सबका हुआ, क्योंकि अब आप गुलाम रहोगे दूसरों के। प्राइवेट एजुकेशन थी, यानी कि हर कोई नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकता, केवल वही पढ़ा सकता है जिसके पास पैसा है, राइट? तो यानी कि स्टेट का तो रोल यहां पर एजुकेशन में है ही नहीं सोफिस्ट के टाइम पर। तो इसी बात को एक्चुअली काउंटर किया सोक्रेटिस ने। सोक्रेटिस ने कहा ये तो बर्बादी का कारण बनेगा, क्योंकि आप सही रास्ता दिखाई नहीं रहे। अब सोक्रेटिस का जरा बैकग्राउंड आपको दे दूं। सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो, कहा जाता है कि ही इज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, और कहा जाता है कि प्लेटो के एक्चुअली आइडियाज फुटनोट्स हैं अभी तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। और कितने सारे जो आप ये आइडिया समझते हैं ना, जस्टिस, सिटीजनशिप, आइडिया ऑफ गुड लाइफ, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं प्लेटो के आइडियाज से। कई चीजों में हम कटाक्ष करते हैं प्लेटो को और कई चीजों में इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन उनके गुरु थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस अपने अर्लियर टाइम में एक स्टोन मैसन थे, यानी कि स्कल्प्टर थे, लेकिन ही वाज अ पर्सन ऑफ, ही वाज अ वाइज पर्सन। सोक्रेटिस का कहना था कि एक्चुअली व्हाट आई नो इज दैट आई नो नथिंग, यानी कि इतनी सब जानकारी होने के बाद भी उनमें जानकारी को लेकर यह नहीं था कि मैं सब कुछ जानता हूं। आप अगर सोचकर देखेंगे
कई बार आपकी लाइफ के जो गलत फैसले होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप जिसको सच मानते हो आप उस पर ही अड़े रहते हो। इसी वजह से आपकी लड़ाइयां होती हैं, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर आप उसके बियॉन्ड सोचने लगे कि हाँ जो मैं मानता हूं ये सच है, इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, तो शायद आपका जो पाथ है वो ऑल्टर हो जाए। सोक्रेटिस का कहना था कि ट्रू नॉलेज देनी पड़ेगी नई जनरेशन को, तभी जाकर एक्चुअली आइडिया ऑफ जस्टिस प्रिवेल होगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, बहुत ही आसानी से मलाई की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जरा सुनिए, सोक्रेटिस ने कहा जो सोफिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेटोरिक कर रहे हैं। यानी कि ये जो सब बातें हैं ना, ये सोफिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों को यही बातें पसंद आएंगी। मुझे बताइए, अगर लोगों को जो बातें पसंद आ रही हैं आप केवल वही बातें कर रहे हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप जरूरी है सही दिशा दे रहे हो? नहीं, आप बर्बाद कर रहे हो लोगों को। यू आर एक्चुअली बर्गलिंग द यूथ, उनको कमजोर कर रहे हो आप। तो प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली ही वाज द वन हु ब्रॉट एक्चुअली फिलॉसफी डाउन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस के बारे में बात कर रहा हूं। सोक्रेटिस के बारे में ऐसा क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस के समय में जो अदर थिंकर्स थे वो जिंदगी के बारे में बात करते। जिंदगी का मतलब है जो हम देख सकते हैं। वो 3 एस्पेक्ट पर बात करते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या है लाइफ के, अच्छा ये बॉडी है, ये एनाटॉमी है, अच्छा बायोलॉजी क्या है, किस तरीके से चलती है, अच्छा केमिकल कंपोजिशन क्या है। प्लेटो, यहां पर सोक्रेटिस ने कहा कि देखो लाइफ केवल यही नहीं है जो आप देख सकते हो, ऑब्जर्वेबल रियलिटी के बाहर भी लाइफ है। तो इसी वजह से कहा गया एक्चुअली ही वाज द वन हु एक्चुअली ब्रॉट फिलॉसफी डाउन। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो उन्होंने कहा गुड लाइफ का आइडिया देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ ये क्लियर होना चाहिए। अब आप में से जो लोग कहें कि सर हम तो इसमें विश्वास नहीं करते, आप पूरी तरह आजाद हैं विश्वास ना करने के लिए। अब जरा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, आप में से कितने लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं तो केवल आंखों देखी बात पर ही विश्वास करता हूं, मैं तो सुनी बात पर ही विश्वास करता हूं, इसके अलावा कुछ सच्चाई है नहीं दुनिया में? अगर आप, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ हम इसमें बिलीव करते हैं? जो लोग इसमें बिलीव करते हैं, तो अब मैं जरा आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। इस कैमरा के बीच में और मेरी आईज के बीच में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे क्लियर पाथ दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि बीच में कुछ है ही नहीं? क्या मैं ये मानूं कि यही अल्टीमेट रियलिटी है? इफ आई एम सेइंग दिस देन आई एम अ फूल। द रीजन इज क्योंकि आज हमारे पास तो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। माइक्रोस्कोपिक अगर व्यू देखें तो इसके बीच में कितने सारे पार्टिकल्स हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में भी हमें ये एकदम क्लियर हो गया कि भाई कितनी सारी चीजें ऐसी हैं हमारे पास जो हम नहीं देख पाते, हम नहीं सुन पाते, लेकिन होती हैं। जैसे आपने सुना होगा इवन जो डॉग्स, अर्थक्वेक आने वाला होता है तो कितने डॉग्स, इंसेक्ट्स, आपके बर्ड्स, उनको पता लग जाता है। वो उनकी ऑब्जर्वेबल रियलिटी है, हमारी नहीं है सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, राइट? लेकिन हम जब मशीन्स बनाए तो कहा हाँ यार ये भी तो रियलिटी है, राइट? तो सबसे बड़ा झूठ हमारे जीवन का होगा अगर हम मानेंगे कि जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं और जो मैं जानता हूं वही परम सत्य है। यही आपके जीवन का परम झूठ है। अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं तो सोक्रेटिस ये आपको कह रहे हैं। यानी कि आपको जानना होगा गुड लाइफ की ट्रू मीनिंग के लिए। अब ट्रू मीनिंग है क्या गुड लाइफ? उन्होंने कहा सबसे गुड लाइफ का मतलब है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करो लाइफ का है क्या। अब क्या सोक्रेटिस प्रवचन देना चाहते? नहीं, सोक्रेटिस ने कहा कि मैं अपने शिष्यों को प्रवचन दूंगा ही नहीं। तो पढ़ाएंगे कैसे? सोक्रेटिस ने कहा आई एम गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स। उन्हें कहा कि टीचर का काम है आपको सही सवाल दे देना और आपको वो दिशा दिखा देना कि देखो कहां कहां गलत हो सकते हो। उसके बाद ईश्वर ने, इस शक्ति ने आपको ये दिमाग दिया हुआ है कि आप डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करके, वाद विवाद का इस्तेमाल करके सच तक पहुंच सकते हो, आइडिया ऑफ गुड लाइफ तक पहुंच सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या है, यहां तक पहुंच ही नहीं रहे ना। अटक कहां जा रहे हैं? जो आसपास दिखाया जा रहा है बस उसी में अटक जा रहे हैं। तो यानी कि आइडिया ऑफ गुड लाइफ के लिए आपको चाहिए रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान कहां से मिलेगा? अपने अंदर से मिलेगा, राइट? अपने अंदर से मिलेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है? वाद विवाद। किसी भी चीज को अल्टीमेट ट्रुथ ना माने, अपनी क्षमताओं को भी अल्टीमेट ट्रुथ ना माने। कई लोग अपने जीवन को बड़े सीमित तरीके से जीते हैं कि हाँ इतना ही मैं कर सकता हूं, इतना ही मेरे लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, इतने ही मैं मार्क्स ला सकता हूं, ऐसी मैं जॉब्स ही कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपके प्री कंसीव नोशन है वो। आपने आसपास से इंफॉर्मेशन ली, आपने अपने पूर्व अनुभव देखे और आपने डिसाइड कर लिया बस मैं तो यही कर सकता हूं। तो वो भी आपने एक लिमिटेशन लगा ली। अभी आपने डायलेक्टिक्स किया कहां है? वाद विवाद किया कहां है? राइट?
तो ये कैसे पॉसिबल है? लॉजिक के थ्रू पॉसिबल है, लॉजिक विद इन। और ये नेचर ने हमें दिया। सोक्रेटिस ये दिशा दिखा रहे हैं आपको। आई नो दैट आई नो नथिंग, ये शुरुआत है। आप में से कितने लोग इस बात से वाकिफ ही होंगे, कितनी सारी जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अपने अंदर और दूसरों से, वो इस वजह से होती है कि मैं सही हूं क्योंकि मैं सही हूं, क्योंकि मैं सही हूं, क्योंकि मैं सही हूं, और सही के चक्कर में एक्चुअली गलत है। सारा का सारा गेम ही गलत है। तो अब सोक्रेटिस कहते हैं कि देखो, नॉलेज भी ना दो तरह की होती है आपके पास। एक तो होती है ओपिनियन। अब ओपिनियन मुझे बताइए चेंज होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप खुद ही सोच लीजिए, अपनी लाइफ से रिफ्लेक्ट कीजिए ना। आज से 10 साल पहले जिंदगी के बारे में जो आपके मायने थे कि हाँ यही सच है, क्या वो आज आपको परम सत्य लगता है? यू थिंक दैट इज ट्रू? आपको नहीं लगता कि इस पूरे समय में आपके अंदर कहीं डायलेक्टिक्स चले हैं, अनुभव से भी डायलेक्टिक्स चले हैं? आप कितनी सारी चीजों को सही मानते थे, फिर जिंदगी में आपने धोखा खाया, फिर आपको लगा यार ये तो हम बेवकूफ थे यार, हम चक्कर में पड़े हुए थे, हम इसी को सही मानकर चल रहे थे, हम इसी को सच मानकर चल रहे थे, फिल्मी दुनिया चल रही थी हमारी। तो फिर पता लगा कि नहीं, वो ट्रू नॉलेज नहीं है। फिर ट्रू नॉलेज आपको मिली कि नहीं, फिर आप इस तरीके से आगे बढ़े। ऐसा भी होगा कई बार, आप अपनी जब टीन एज होती है, नई नई एज होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट टीन एज, तो कई सारे जो आइडियाज आपको मिलते हैं लाइफ के, कहां से मिलते हैं? मूवीज से, फ्रेंड्स से। यही आपके इंफॉर्मेशन का सोर्स है। जो खुद बर्बाद हैं वो आपको जो जानकारी दे रहे हैं अच्छे जीवन की, आइडियल जीवन की, तो आपको भी फोमो होने लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैंने ये ना किया ना, तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, और आप उसको ही सच मानने लगते हैं, और उसकी वजह से आप अपनी जो रियलिटी है वो बनाते हैं। लेकिन उसके बाद जब 4-5 साल आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कितने बेवकूफ थे हम। तो लाइफ तो उसके बियॉन्ड भी है, राइट? तो इट इज नेचर ऑफ लाइफ। द पॉइंट इज डायलेक्टिक्स शुड नॉट स्टॉप। क्वेश्चन अपने आप को करते रहना है, राइट? आप अपने आप को क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कमजोर हो जाना। अपने आप को क्वेश्चन करने से आप मजबूती की तरफ जाते हैं, राइट? तो वो कहते हैं मैन इज सोशल बाय नेचर, और इस वजह से जब हम में से हर कोई आइडिया ऑफ गुड लाइफ को जानेगा, अभी आइडिया ऑफ गुड लाइफ बताया नहीं आपको, ठीक है? आइडिया ऑफ गुड लाइफ को जानेगा, तभी जाकर एक्चुअली सोशल वेलबींग होगी। भाई मुझे बताइए, ये कंसेप्ट आपको कनेक्ट लग रहा है कुछ महात्मा गांधी के आइडिया से भी, और महात्मा गांधी का आइडिया एक्चुअली इंडियन फिलॉसफी से भी? यानी कि जब हम में से हर कोई स्वराज होगा, यानी कि हम केवल अपनी इंद्रियों से नहीं चलेंगे। इंद्रियां हैं, वो भी लाइफ जीने के लिए है। नो वन इज सेइंग दैट एक्चुअली यू शुड शेड ऑफ ऑल द प्लेजर्स इन लाइफ। नहीं नहीं नहीं, मुद्दा यह है कि प्लेजर के बियॉन्ड भी आप हो, ये आपको पता होना चाहिए। तब जाकर आप एक्चुअली अपने आप में संतुष्ट होकर, जब आप अपने आप में संतुष्ट होगे तो समाज संतुष्ट होगा, राइट? और समाज संतुष्ट होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो दिस इज द वेरी एप्लीकेशन ऑफ सोक्रेटिस आइडियाज। अब सोक्रेट की लाइफ का बड़ा इंपैक्ट पड़ा प्लेटो पर। एक बड़ा इंपैक्ट तो ये था, सोक्रेटिस अपने शिष्यों से कह रहे थे कि क्वेश्चन करो। सॉफेस्ट वे ऑफ लाइफ इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। तुम केवल पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं ले रहे। एजुकेशन का पर्पस तो इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। अब आप कहेंगे उसके बियॉन्ड करना क्या? एजुकेशन से करना है संतुष्टि, और साथ में नए नए एरियाज में जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने बारे में जो आप जानकारी रख सकते हैं। काम आप कर रहे हैं लेकिन अपने आप से संतुष्ट नहीं हो, तो आप यू वोंट बी एबल टू कंट्रीब्यूट मच। अब ये बात जब वहां के लोगों को पता लगी, तो उन लोगों ने वहां पर रूलिंग क्लास को ये बात बताई कि सोक्रेटिस नामक एक व्यक्ति है, और वो यंगर जनरेशन को कह रहा है कि देखो क्वेश्चन करो हर एक सत्य को जो आपको बताया जा रहा है। आइडिया ऑफ गुड लाइफ को क्वेश्चन करो। तो ऐसे में जो रूलिंग क्लास थी उन्होंने कहा बुलाओ इस सोक्रेटिस को, कौन है ये? तो उसको बुलाया गया पैंथन में, यानी कि जो आज के समय में वहां की पार्लियामेंट थी, ठीक है? अब वहां पर 500 लोगों को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि भाई आप रिप्रेजेंटेटिव हो एथेंस के लोगों के, और एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। कहा गया कि आप चलिए डिस्कशन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि सोक्रेटिस ने एक्चुअली राजद्रोह किया है कि नहीं किया, यानी कि सरकार के विरुद्ध आम जनता को भड़काया है, यूथ को भड़काया कि नहीं भड़काया। सोक्रेटिस ने कहा क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो आप? मैंने कहा भड़काया, मैं तो इनको नई दिशा दिखा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो कमजोरियां हैं एथेंस की, इसके बियॉन्ड हमें जाना होगा। लेकिन फाइनली डिस्कशन होता रहा, और डिस्कशन के बाद वो जो जनता थी एथेंस की, उनका लेवल ऑफ नॉलेज ये था, उन्होंने कहा कि नहीं, बात बिल्कुल सही है, सोक्रेटिस को सजा मिलनी चाहिए। उनको सजा मिली टू एक्चुअली ड्रिंक हेमलॉक, यानी कि जहर का प्याला पियो और खत्म हो जाए। तो अब उस दौरान जो है वहां पर फेस्टिवल चल रहा था, तो उस फेस्टिवल के दौरान आप
किसी की मतलब ऐसे नहीं कि जहर का प्याला देकर उसकी मौत होगी, तो उसको टाइम दे दिया गया सोक्रेटिस को कि ठीक है आप अभी जेल में रहो, जैसे ये त्योहार खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जो है जहर पिएंगे और फिर आप अपनी सजा पाएंगे। उस दौरान जो सोक्रेटिस के शिष्य थे प्लेटो एंड अदर्स, वो जेल में पहुंचते हैं, आखिरी दरखास्त लगाते हैं कि हमें अपने गुरु से मिलना है, वो मिलते हैं। और ऐसे में उनका एक शिष्य जो कि वन ऑफ द पावरफुल फैमिलीज ऑफ एथेंस, तो उन्होंने कहा कि सर जुगाड़ हो गया आपके निकलने का, आप निकलिए सर यहाँ से, वी आर गोइंग टू एक्चुअली मेक श्योर कि आप यहाँ से चले जाइए और एग्जाइल में चले जाइए, एथेंस से बाहर हो जाइए सर आप। तो प्लेटो मानते थे ही इज द वाइजेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही शुड नॉट डाई लाइक दिस। डेमोक्रेसी से हेट हो गई थी प्लेटो को कि क्या लोग हैं, इग्नोरेंट हैं। तो एक्चुअली मजबूत फैसले केवल उनको देने चाहिए जो लोग सोचते हों, केवल जो मानते हो उनको मजबूत फैसले देना चाहिए, भीड़ तंत्र में हमेशा नुकसान होता है। ये प्लेटो के व्यू बन गए क्योंकि उनके गुरु के साथ ऐसा हो रहा था। अब आप जान के ताजुब होगा आपको कि सोक्रेटिस ने कहा कि नहीं, मैं जहर का प्याला पीऊंगा, कारण मैंने अपना पक्ष रखा, दूसरों ने अपना पक्ष रखा और फाइनली कानून के तहत मेरे खिलाफ फैसला आया। अगर मैं आज ये कानून को तोड़कर निकल जाऊंगा तो होगा क्या, आगे से जो मेरे शिष्य हैं और आगे जो जनरेशन है वो भी लॉ को तोड़ने लग जाएगी। And lawlessness is going to bring chaos and I don't want to bring chaos in Athens. तो कानून को इतना बड़ा दर्जा दिया था सोक्रेटिस ने और जहर का प्याला पी लिया था। प्लेटो यंग थे उस टाइम पर और प्लेटो चाहते थे कि वो पॉलिटिशियन बने। ही बिलोंग टू अ वेल कनेक्टेड फैमिली और उनके फादर तो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उनके जो मामा थे ही वॉज एक्चुअली देवर मतलब बोथ मामाज वर एक्चुअली प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ऑफ एथेंस। और उन्होंने कहा कि प्लेटो तुम्हें भी पॉलिटिशियन बनना है, लेकिन प्लेटो संतुष्ट नहीं थे। प्लेटो का कहना था कि जिस तरह के आइडियाज और जिस तरीके से तौर तरीकों से एथेंस चल रहा है बर्बाद ही होना है। तो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस और वो चाहते थे कि मैं एथेंस का उद्धार करूं। एथेंस की मार्केट कुछ इस तरीके से दिखती थी, मतलब ये टेम्पल है, ये पैर्थन है जो उनकी पार्लियामेंट थी एक हिल के ऊपर। स्लेव सिस्टम था तो स्लेव्स को बेचा जा रहा है, शॉप्स हैं, मार्केट स्टॉल्स हैं। अब यहां पर देखिए ये आपका एथेंस और ये स्पार्टा है, दो सिटी स्टेट, दो राज्य, और दोनों के बीच में 435 बीसी में होता है पेलोपोनेशियन वॉर। और इस वॉर में जीतता कौन है? स्पार्टा जीतता है, एथेंस हार जाता है। अब प्लेटो उस टाइम यंग थे, प्लेटो सोच रहे थे कि सोक्रेटिस बिल्कुल सही कहते थे और एथेंस हारा क्यों, वो कारणों पर जाना चाहते थे। तो उनको पता लगा कि कारण हमारे अंदर की कमियां हैं। अंदर की कमियां कहां हैं? जो लोग रूल करते हैं उनमें कमी है, जिसको वो अपने जीवन का ऑब्जेक्टिव मान बैठे हैं कि पैसा पैसा पैसा, वो कमी है। तो यानी कि हमें सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये डिफीट हमारी हुई क्यों? तो ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो के जो विचार थे बहुत ही आइडियलिस्टिक थे, यूटोपियन थे। मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग मतलब इतने साल जीने के बाद ना हमारे आसपास के समाज में, तो एक्चुअली वी हैव लेफ्ट दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग एक्सपोनेंशियल। कितने लोग हैं एक्चुअली जो एक्सपोनेंशियली सोचते हैं? बहुत कम लोग हैं। और जो लोग एक्सपोनेंशियली सोचते हैं उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो दुनिया को नई दिशा देते हैं। बाकी लोग तो बस आते हैं, खाने पीने का जुगाड़ और अपना निकल जाते हैं। बट प्लेटो वॉज वन सच, ही वॉज थिंकिंग एक्सपोनेंशियली, ही वॉज थिंकिंग ऑफ एन आइडियल स्टेट। अब इस कैसे वो इस आइडिया पर आए वो भी बताने वाला हूं बड़े इंटरेस्टिंग वे में। तो जब मैं यूटोपियन शब्द कहता हूं तो यूटोपियन का मतलब होता है इतने ज्यादा आइडियल हो जाना कि जो हो नहीं सकता। लेकिन इतने ज्यादा आइडियल हो जाना इसलिए भी जरूरी है, कम से कम उस वजह से आप एफर्ट तो मारोगे उस डायरेक्शन में। अगर मान लोगे कि कुछ होना जाना नहीं है, यही है सब, तो क्या इंप्रूवमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई वी नीड दीस काइंड ऑफ पीपल। वी नीड सम रेडिकलिज्म इन अस, इन नॉट इन नेगेटिव वे, इन पॉजिटिव वे। अब प्लेटो वाज ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय पाइथागोरस। आप कहेंगे सर ये तो मैथ्स में पढ़ा था पाइथागोरस, ये यहां कैसे आ गया? अब ब्यूटी देखिए, पाइथागोरस का मानना था कि जो पूरा यूनिवर्स है ना, गॉड ने जो बनाया है, ये एक्चुअली जिस लैंग्वेज में बनाया उस लैंग्वेज को मैथमेटिक्स कहते हैं। आप कहेंगे तो ज्यादा गहरी बात कर दी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाइथागोरस कहते थे कि जरा ये देखिए, ये दो लाइन है मान लीजिए, और यहां राइट एंगल ट्रायंगल है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। अब आप में से किसी को कहा जाए जरा ये बताओ इसके बीच में इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपने मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी, तो आप कहोगे सर अभी जरा इसको मेजर करके बताता हूं। पाइथागोरस कहेंगे बेवकूफ हो क्या आप कहेंगे ये तो बेइज्जती होगी, गजब बेइज्जती है। तो पाइथागोरस ये कहेंगे क्योंकि आपने मैथमेटिक्स को समझा नहीं। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि रट लो फॉर्मूला, एक्चुअली वो ये सिखा रहे हैं कि जो भी हमारे आसपास है वो कैओस नहीं है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में है। यानी कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं हमारे आसपास अगर उसको समझ लें तो समझ लेंगे कि एक्चुअली इस ब्रह्मांड बना कैसे है। तो पाइथागोरस ने कहा पर अगर तुम्हारे पास ये है
कि इनका मेजरमेंट है तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि रिलेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला रिलेशन है। तो इट वॉज नॉट अबाउट कि आप क्रैम करो फॉर्मूला, इट वॉज अबाउट कि आप सेंसिटाइज हो कि जिसने भी ये बनाया है कितने दिमाग से बनाया है, कि एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन है, तो कैओस में नहीं, हर चीज ऑर्गेनाइज है। अब इस बात से प्लेटो बड़े इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि प्लेटो का टीचर वो नहीं था जो बता रहा था बेटा रट लो इस फॉर्मूले को, मैथ्स का एक क्वेश्चन आएगा कर देना, बाकी फिर भूल जाना चाहिए। सोक्रेटिस पढ़ा रहे थे, सोचो, क्वेश्चन करो, कोई चीज है तो क्यों है। तो जब उन्होंने पाइथागोरस को पढ़ा, उनका यार बड़ी सही बात है, ज्योमेट्री एक्चुअली, ज्योमेट्री तो हमें बता रही है कि हमारे आसपास एग्जिस्टेंस किस तरीके से काम करती है, क्या जबरदस्त चीज है मैथमेटिक्स। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि यानी कि अगर हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चीजें इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो इसका मतलब है कि सृष्टि ने हर एक चीज में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई रिलेशन रखा होगा। तो इसी का एप्लीकेशन फिर प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल में कर दिया। अब आप कहेंगे थ्योरी ऑफ सोल क्या है, अभी बताता हूं आपको। तो एक्चुअली पाइथागोरस का मानना था कि कोई ना कोई चीज ऐसी है हमारे अंदर एलिमेंट जो आत्मा है। आत्मा मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो खत्म नहीं होने वाला। आप कहेंगे सर ज्यादा गहरी बात हो गई, मैं भी बताता हूं आपको। कोई भी चीज आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज सवाल करना, और सवाल से हम पहुंचेंगे। जरा आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, इससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे परमेनाइडेस से वो बड़े प्रभावित थे प्लेटो का कहना था कि परमेनाइडेस का कहना है कि जो फॉर्म है, देयर आर फॉर्म्स अराउंड वर्ल्ड। आप कहेंगे ये कैसे, एग्जांपल देता हूं भाई। आप अपनी जो बर्थ डेट है वो बताइए मुझे, जो आपकी बर्थ डेट है उस पर जो आपकी फॉर्म थी, और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पर जो आपकी फॉर्म है, लाइफ की जो फॉर्म है, वो डिफरेंट है कि नहीं है। आज से 60 साल बाद, 50 साल बाद, 30 साल बाद आपकी जो फॉर्म है वो चेंज होगी कि नहीं होगी। प्लेटो कह रहे थे, बड़ा सही ऑब्जर्वेंस किया है हमने, कि परमानेंस कह रहे थे कि भाई देखो, आइडिया ऑफ परमानेंस यानी कि कुछ ऐसे सिस्टम है हमारे आसपास कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। हमेशा आसपास देख लो, हर चीज के साथ ऐसा है। जैसे ये बोर्ड है, अभी इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है 50 साल बाद इसी फॉर्म में दिखेगा, नहीं, राइट। मैं इस फॉर्म में दिख रहा हूं, 20 साल बाद आपको इस फॉर्म में दिखूंगा, नहीं, क्योंकि हर एक मोमेंट पे जिंदगी इस तरीके से चल रही है कि आई एम एक्चुअली, वी ऑल आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमारा स्वरूप बदल रहा है। तो एक्चुअली प्लेटो ने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि हर एक चीज, जैसे कोई एग होता है, एग से फिर दूसरी फॉर्म बनती है, फिर तीसरी फॉर्म बनती है, बर्थ होता है तो डेथ होती है। तो बर्थ से डेथ तक हम क्या हो रहा है, हमारा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। अब आप कहेंगे इससे लेना देना क्या है, लेना देना है। प्लेटो कह रहे हैं अगर हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कोई ना कोई अदर फॉर्म जो है वो हमें सच की तरफ ले जा रही है, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ ले जा रही है, यानी कि अल्टीमेट स्टेज की तरफ ले जा रही है। जैसे बर्थ है वो एक फॉर्म है, और डेथ भी एक रियलिटी है कि नहीं, तो डेथ भी एक फॉर्म है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा सिस्टम ये है, जैसे हमारी सरकार जिस तरीके से चलती है, तो आप ये मत मानिए कि यही एक तरीका है सरकार चलाने का, बेस्ट बस यही है और कुछ हो नहीं सकता। ना 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 ना। प्लेटो कह रहे हैं कि भाई पूरी सृष्टि में केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, तो आज इस फॉर्म में, कल को इससे बेटर फॉर्म में भी जा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आज हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी ग्रेविटी की तरह एक फैक्ट है? नहीं, ये तो एक आइडिया था। तो पहले एक आइडिया इमर्ज हुआ, जैसे कि एंशिएंट ग्रीस में जैसे पैराक्लस। अब इस आइडिया से फिर एक दूसरा आइडिया है डेमोक्रेसी का, फिर इसका एप्लीकेशन हो गया। तो कहने का मतलब पहले एक आइडिया था, फिर ये एप्लीकेशन हो गया। और मुझे बताइए डेमोक्रेसी भी क्या पूरी दुनिया में एक ही तरह की है? नहीं, कितनी तरह की डेमोक्रेसी है। तो यानी कि हमारे आसपास हर चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा एग्जांपल, एक चेयर थी। चेयर क्या था? एक आइडिया था। आइडिया के बाद फिर वो हमने कुछ वुड्स कट करी तो ये एक फॉर्म बनी, फिर वुड्स को हमने ऐसे अरेंज किया तो एक फॉर्म बनी, और फिर फाइनली हमने ये शेप बना दी, ये अल्टीमेट फॉर्म बन गई हमारी। और कुछ टाइम बाद ऐसा भी होगा जब ये वुड है ये खराब हो जाएगी, कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगी, फिर ये दूसरी फॉर्म में चली जाएगी। तो एक्चुअली हमारे आसपास हर एक चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। तो प्लेटो कहना चाहते थे कि देखो, यानी कि अल्टीमेट फॉर्म भी कुछ ना कुछ है हर एक चीज की, हमें केवल ये जानना है कि वो अल्टीमेट फॉर्म है क्या, और उसके लिए काम करना है, राइट। जैसे कि आपका जीवन इस समय, आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी आपका एजुकेशन का स्टेटस है, जो भी आपका इंटरनल वेलबींग का स्टेटस है, यानी कि आत्मसंतुष्टि का स्टेटस है, आप उसको अल्टीमेट फॉर्म ना माने। प्लेटो कह रहे हैं ये एक फॉर्म है, एक स्टेज है आपकी, बस। अगर आप दूसरी स्टेज के लिए काम करेंगे तो आप दूसरी स्टेज पर पहुंचेंगे। सृष्टि का नियम है जो आपके साथ काम करेगा।
अगर आप दूसरी स्टेज के बारे में आपको पता ही नहीं होगा कि आइडियल फॉर्म है क्या मेरी, एक तो है फिजिकल फॉर्म जो आपकी होनी है, वो तो अंत होना ही है हम सबका, एक दिन डेथ होनी है। लेकिन जो वे ऑफ लिविंग है आपका, आइडिया ऑफ गुड लाइफ है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है आपका, उसमें भी मल्टीपल फॉर्म है, और मल्टीपल फॉर्म वो एग्जिस्ट करती हैं। हमें केवल पहचानना है कि वो एक्चुअल फॉर्म है क्या जहां मुझे जाना है, और एक बार वो आपने पता कर लिया, वो रास्ता आपको मिल गया, फिर आप उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, राइट। हेराक्लाइटस इनसे बड़े प्रभावित थे। हेराक्लाइटस के व्यक्ति के बारे में आपको बताऊं, ये एक नदी में जैसे हाथ डालकर बैठे थे, तो ऐसे में एक शिष्य ने इनसे पूछा, भाई सर क्या समझाना चाह रहे हो? तो हेराक्लाइटस ने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया कि हर एक मोमेंट जो है जिंदगी बदल रही है, एवरीथिंग एक्चुअली इज कमिंग टू फ्रेशनेस, यानी कि कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है। चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, हमेशा बदलाव होता ही रहता है, राइट। तो यानी कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो परमानेंट है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना है, लेकिन ये जो बदलाव है ये परमानेंट, ये होना ही होना है, राइट। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये मुझे बता दो समय है क्या, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, तो आप क्या बताओगे क्या है समय? आप कहोगे सर मैं टाइम देखकर बता देता हूं, ये है टाइम, 9 PM हो रहा है। नहीं, ये तो हमने एक डिवाइस बना लिया, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अच्छा चलो अर्थ सन इसका रोटेशन, इसके हिसाब से अच्छा चलो हम डिसाइड कर लेते हैं, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन समय है क्या? समय इज एक्चुअली कनेक्टेड टू चेंज, बदलाव। हर एक मोमेंट पर हमारे बॉडी में, हमारे आसपास बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव को ही कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, जिसको हम समय कह रहे हैं। तो हेराक्लाइटस जो है बात तो सही कह रहे थे, भाई हर समय चीजें बदल रही हैं, ईच मोमेंट थिंग्स आर चेंजिंग, दैट इज अ वेरी फैक्ट ऑफ लाइफ। सोक्रेटिस का कहना था अपने शिष्य प्लेटो के लिए कि लाइफ ऑफ फिलोसोफर इज वे बेटर देन लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बनके तुम अपने समय में केवल कुछ बदलाव ला पाओगे, कुछ पॉलिसीज बना पाओगे, दैट्स इट। लेकिन अगर तुम फिलोसोफर बन गए, सोक्रेटिस बता रहे हैं उनको, तो आप ऐसे ऐसे दिशा, ऐसे ऐसे आइडियाज ला पाओगे कि जिससे कि कितनी सारी जनरेशन जो है उनका जिंदगी सुधर जाएगी। दे आर गोइंग टू हैव न्यू डायरेक्शन, बेटर डायरेक्शन इन देयर लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली आवर लाइफ इज एक्चुअली गवर्न बाय प्रिवलेंट आइडियाज, राइट। आपको क्या लगता है कि पावर एक्चुअली है कहां? एक्चुअली जो रियल पावर है वो इस बात में है कि जो प्रेवलेंट आइडियाज बना सकता है। तो किसी ने प्रेवलेंट आइडिया, ऐसा आइडिया बनाया जिसको मैक्सिमम लोग फॉलो करने लगे, तो वो आइडिया जो है उसमें पावर है कि नहीं? नाउ सोक्रेटिस की डेथ के बाद इंपैक्ट हुआ प्लेटो पर। प्लेटो ने कहा ये डेमोक्रेसी का तो मुझे इलाज करना पड़ेगा एथेंस में, तो उन्होंने कहा कि अब मैं फिलॉसफी को इस्तेमाल करूंगा पॉलिटिक्स में। तो अब प्लेटो को कहा जाने लगा कि ही इज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, और कहा जाता है कार्ल पॉपर द्वारा कि या तो आप प्लेटो के फेवर में हो सकते हैं, अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन दरकिनार नहीं कर सकते आप प्लेटो को, प्लेटो में वो पावर है। अब जरा बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है प्लेटो की, जरा उसको सुनिए। प्लेटो का कहना है कि हम सबकी जो सोल है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप अपनी लाइफ में यूज करके देखिएगा। उन्होंने कहा कि हम में से हर किसी में एक तो है रीजन, आर। तो आप कहेंगे सर हाँ हमारे में रीजन है, रीजन का मतलब है सही गलत में आप जांच करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, यानी कि आप में रीजन प्रेजेंट है कि नहीं? दूसरा है करेज, हम सब में करेज है, बहादुरी है हम सब में, लेवल अलग अलग हो सकता है कि आप कहां बहादुरी दिखा सकते हैं, कितनी दिखा सकते हैं। और तीसरा है एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, भूख पैसे की, भूख किसी भी तरह की, मतलब भूख इन जैसे मेटेरियल सेंस में, राइट। तो एपेटाइट का मतलब मेटेरियल वेलबींग की भूख, वो आपका जो इंद्रियां हैं उनसे सुख, अच्छा खाना, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, वेल्थ, ये सब चीजें जो हैं दीज आर एक्चुअली गिविंग यू प्लेजर ड्यू टू दीज सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये आपकी एपेटाइट तो हर किसी में मौजूद है, राइट। तो तीनों एलिमेंट हर एक सोल में है, ये प्लेटो का कहना था। तो आप कहेंगे सर ये तीनों तो हमें भी है, बिल्कुल सही कह रहे थे प्लेटो एंशिएंट टाइम में। अब प्लेटो एक और बात कहते हैं, प्लेटो कह रहे हैं लेकिन हर किसी में जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें एपेटाइट तो है, भूख है उनके पास भी, मुझे अच्छा खाना भी, अच्छा पहनना भी, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छा मुझे अप्रिशिएट करें लोग वो भी चाहिए, करेज भी आप में, लेकिन आप में रीजन ज्यादा है, रेशनैलिटी ज्यादा है, तर्क वाला पार्ट आप में ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें करेज वाला पार्ट ज्यादा, बाकी दो चीजें कम है। मतलब उन्हें कह दो कि भिड़ना है आपको यहां पर देश के लिए, तो दे विल एक्चुअली गिव देयर लाइफ फॉर दिस, ऐसा करेज है उनमें, लेकिन रीजन उनमें कम है।
एपेटाइट कम है। कुछ लोग ऐसे हैं, रीजन कम है, करेज कम है, एपेटाइट ज्यादा। उन्हें चाहिए केवल पैसा, उन्हें चाहिए केवल लग्जरीज, उन्हें चाहिए केवल अपना भोग विलास, दैट्स इट। रीजन और करेज उनमें कम है। तो यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ सोल इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स। अब प्लेटो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर एपेटाइट ज्यादा ना, भूख, मैटेरियल वेलबींग की, तो गलती तुम्हारी नहीं है, प्रकृति ने तुम्हें इस तरीके से बनाया है। अगर आप में से कोई ऐसा नहीं जो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, यानी कि वो अपने लॉजिक से अगर उसको कोई चीजें अट्रैक्ट भी करनी है, लग्जरीज ऑफ लाइफ, कोई रिश्वत दे रहा है, कह रहा है कि तुम 10 करोड़ रुपए लो और ऐशो आराम करो, बस इस फाइल पे साइन कर दो, लेकिन आप में लॉजिकल इतने ज्यादा हैं आप कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ये क्या है, लग्जरी। एपेटाइट है, एपेटाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रीजन। आप देख रहे हैं आइडिया ऑफ गुड लाइफ। अगर मैं 10 करोड़ रुपए ले लूं और उसके बाद मैं परेशान रहूं, कल छापा ना पड़ जाए, परसों ना पड़ जाए, और 10 करोड़ देके वही लोग मुझे फंसाने लग जाए, तो ऐसे में आप रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है, वो कहेगा रीजन छोड़ो, अपना पैसा लो, मौज करो, जब 10 करोड़ आएंगे तो फिर 10 करोड़ ठिकाने लगाने के ज्ञान भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो वो एपेटाइट वाला लोग हो गए, राइट। अब मुझे बताइए, अब हमें चुनना है कि कौन हमारे देश को, इंडिया में कौन ब्यूरोक्रेसी में जाए, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में सिविल सर्वेंट पोजीशन के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करके आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हर किसी में होती हैं, लेकिन आप क्या प्रेफर करेंगे कि कौन से लोग रिकमेंड हो, जिनमें रीजन ज्यादा हो, सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा करेज हो, या जिसमें सबसे ज्यादा एपेटाइट हो। हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, मुझे बताइए क्या प्रेफर करेंगे। आई थिंक रीजन ना, राइट, करेज नहीं, एपेटाइट नहीं, रीजन चाहिए वहां पे। अगर मुझे बताइए सेलेक्ट करना है हमें डिफेंस फोर्सेस के लिए, ठीक है, तो डिफेंस फोर्सेस के लिए रीजन वाले चाहिए सबसे, जिनमें रीजन प्रोमिनेंट हो या करेज प्रोमिनेंट हो या एपेटाइट। करेज चाहिए वहां पर, बहुत ज्यादा करेज चाहिए। दोनों को एलिमेंट रहेंगे, लेकिन करेज वाला पोर्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अपनी जान दांव पर लगा सकते हो देश के लिए, है कि नहीं। अब हमें तीसरे चाहिए प्रोड्यूसर क्लास, यानी कि जो ट्रेड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है तीनों में से कौन सा पार्ट उसमें ज्यादा होना चाहिए। एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए, जिसमें भूख ज्यादा होगी पैसा कमाने की, वही नए नए आइडिया लगाएगा पैसा कमाने के, ट्रेड करने के, नई नई चीजें प्रोड्यूस करने के, है कि नहीं। तो इस वजह से वहां पर हमें एपेटाइट वाले लोग ज्यादा चाहिए। तो यानी कि इससे पता लगा, प्लेटो कह रहे हैं कि देखो हमारी जो आत्मा है यही तीन प्रकार से बटी हुई है, यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन दीज थ्री एट्रीब्यूट्स। जिसमें रीजन ज्यादा है तो वो प्लेटो कह रहे हैं ये लोग रूलिंग क्लास बनने चाहिए। जिनमें करेज ज्यादा है ये गार्जियन क्लास बनने चाहिए, यानी कि ये जाने चाहिए मिलिट्री में, प्रोटेक्टर बनने चाहिए। और जिसमें एपेटाइट ज्यादा है ये बने प्रोड्यूसर क्लास, तब जाकर हमारा सिस्टम सही चल पाएगा। प्लेटो कह रहे हैं कि एथेंस में इसीलिए बर्बादी हो रही है कि जिसमें एपेटाइट ज्यादा है उसको आपने रूलिंग क्लास के लिए बैठा दिया है, उसको आपने रूल करने के लिए बैठा दिया, और इसी वजह से वो रिश्वत खाए जा रहा है, वो अपने देश को बेच रहा है। एथेंस स्पार्टा का युद्ध हो रहा है, वो एथेंस का ही ब्यूरोक्रेट है और वो स्पार्टा से कह रहा है अच्छा तुम मुझे इतनी सोना दे दो, मैं आपको अपने देश के सीक्रेट बताता हूं, यहाँ हमारे फौज खड़ी है, जाओ घेर लो, और बस ये ध्यान रखना कि जब नेक्स्ट तुम्हारा कंट्रोल आ जाएगा इस पर तुम मेरा प्रमोशन कर देना। क्योंकि वो एपेटाइट वाला व्यक्ति है ना, आपने उसको गलत जगह बैठा दिया, उसको रूलिंग क्लास में भेजना ही नहीं था। उसको कहते हैं तुम्हें पैसा कमाना ना तो प्रोड्यूसर क्लास में जाओ, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, सरकार को टैक्स देते रहना, पैसा कमाओ, तुम उसके लिए टैलेंटेड हो। लेकिन यहां पर हमें चाहिए रीजन वाले लोग, राइट। तो इसी बेसिस पर उन्होंने कैटेगराइज किया सोल का तीन पार्ट में। उन्होंने कहा जो रीजन वाले लोग हैं दे आर सोल ऑफ गोल्ड और दे आर फिट टू बिकम रूलिंग क्लास, और जो करेज वाले लोग हैं दे आर पीपल ऑफ सिल्वर सोल, ये फिट हैं आपकी मिलिट्री के लिए। और जो प्रोड्यूसर क्लास है उनको कहा एक कोपर क्लास है, तो ये फिट है मैटेरियल वेलबींग के लिए, मतलब ये मैटर को प्रोड्यूस करें, राइट। हमें ऐसे भी लोग भी चाहिए, क्योंकि अब प्लेटो ये कह रहे हैं देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इनको कम आंको, प्लेटो कह रहे हैं देखो तीनों की जरूरत है। मुझे बताइए आप ब्यूरोक्रेट बन गए और आपके पास अच्छे करेज वाले लोग नहीं है देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप क्या देश को चलाओगे, क्या पॉलिसी बना लोगे आप, है कि नहीं। अब आपने कहा कि चलो एपेटाइट वाला तो कोपर वाला इसको करो साइड में, केवल हम दोनों मिलकर चला लेंगे, नहीं चला सकते देश। हमें चाहिए भाई इंडस्ट्रीज चाहिए, हमें गुड्स चाहिए, हमें जॉब चाहिए, तो इनकी भी जरूरत है। तो यानी कि तीनों की जरूरत है। गड़बड़ वहां होती है जहां जिन लोगों की आदतें हैं एपेटाइट वाली और आपने बैठा दिया उनको यहां पर, आपने इनको बैठा दिया यहां पर, तो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे वो, तो जब करेज नहीं होगा भाग आएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि देखो इन तीनों का कैटेगराइजेशन करो और तीनों को बताओ तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अगर हम में से हर कोई
अपना कैटेगराइजेशन पहले से डिसाइड हो जाए और उसके बाद अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, तभी हमारा देश बेस्ट चल पाएगा, तभी हमारा सिस्टम बेस्ट चल पाएगा और आपके काम में कोई नॉन इंटरफेरेंस हो। जैसे अब एपेटाइट वाले हैं भाई, उन्हें भूख है पैसा कमाने की, राइट, वो कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। तो ऐसे में सोल्जर क्लास उनमें दखलंदाजी ना करे, रूलर क्लास उनमें दखलंदाजी ना करे। अब ये क्लास रीजन वाले लोगों को दखलंदाजी ना करे। जैसे कि आज हमारे देश में मतलब कई लोग आरोप लगाते हैं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। मतलब क्या हुआ कि जो एपेटाइट वाली क्लास है, पैसे वाली क्लास है, बिजनेस क्लास है, वो एक्चुअली रूलिंग क्लास को कहती है कि देखो रूलिंग क्लास तो हो तुम, लेकिन तुम्हें चलाने के लिए देश पैसा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, पैसा चाहिए। तो एक्चुअली जब वो इसको इन्फ्लुएंस करने लगती है तो क्या वो वैसी पॉलिसीज बना पाएंगे, क्या रिसोर्सेज का वो जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे जो उन्हें अपने रीजन से करना चाहिए था? नहीं कर पाएंगे। गड़बड़ी यहीं होती है। तो अब पता लगा कि कैसे ये आइडियाज आज तक इंपैक्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन रखते हैं, राइट, टू सम एक्सटेंट। नाउ अब इस थ्योरी ऑफ आइडियाज की बात करते हैं। तो देखिए ये तो पता लगा थ्योरी ऑफ सोल क्या है कि भाई हर एक आत्मा में 3 कंपोनेंट है, राइट, RCA, जिसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट R वो रूलिंग क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा C वो आपका मिलिट्री क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा A वो बन गया बिजनेसमैन। ठीक है, आइडियाज। अब प्लेटो का ये कहना था कि देखो आइडियाज ही तो हैं जो आपकी लाइफ को शेप कर रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट है फेमस उनकी, रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडियाज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार आया यूपीएससी में। अब मैं समझाता हूं है क्या। जरा एक गुफा देखिए, इसको एलिगरी ऑफ केव, एलिगरी का मतलब एक एग्जाम्पल जिससे कुछ एजुकेशन आपको मिले। तो प्लेटो ने इसका इस्तेमाल किया। अब ये मानिए कि आप यहां बैठे हैं, आप कहोगे सर ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो आप, तो नहीं, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, जरा झेल लीजिए थोड़ी सी। ठीक है, आप यहां पर बैठे हैं और आपको चेन बंधी हुई है। ठीक है, आप गुफा में हैं और आप कभी आज तक इस गुफा के बाहर नहीं निकले। भाई एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको कुछ लोगों ने कुछ इमेजेस दिखाई। जब आपने इस तरफ कभी देखा ही नहीं तो आपको तो लगेगा भाई यही संसार है, यही सच है। आपने इसके बाहर कभी देखा ही नहीं। लेकिन आप में से एक व्यक्ति वो बागी था, उसने कहा मैं तो क्रिटिकल रीजनिंग रखता हूं, मैं तो एफर्ट मारूंगा, चेन तोड़ूंगा। वो चेन तोड़कर पहुंच गया यहां पर बाहर। उसने कहा ये क्या है, अभी तक तो हम सोच रहे थे यही दुनिया है, ये दुनिया तो इसके बाहर है। तो प्लेटो कह रहे हैं हम में से हर किसी के साथ टू सम एक्सटेंट यही हो रहा है। कैसे? आप में से जो लोग जीवन के बारे में, हम में से हर किसी पर यह लागू होता है, हम जीवन के बारे में जो आइडिया है वो कहां से लेते हैं? जो आपको आपके मम्मी पापा ने बताया, जो सोसाइटी ने बताया, एजुकेशन सिस्टम ने बताया, जो आपके अनुभव थे। लेकिन आपके अनुभव क्या इतने हो गए कि आपको सब कुछ पता है? नहीं पता। ये वो वाली बात हो गई। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देकर समझा दूं। जैसे कि आपको एक फ्लैट लेना था, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी डीलर ने आपसे कहा कि सर मैम आप आइए, मैं इस प्रॉपर्टी में आपको इस कॉलोनी में फ्लैट दिखाता हूं, बहुत ही जबरदस्त। आपने कहा चलो देखने चलते हैं। तो आप पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर चले, आगे वो स्कूटर पे चल रहा है। आपकी गाड़ी है BMW 7 सीरीज, बहुत नीची गाड़ी है। ठीक है, तो आपने देखा सोसाइटी के अंदर घुसते एक बड़ा स्पीड ब्रेकर था। आपने बहुत ही आराम से अपनी गाड़ी को वहां से निकाला। आप बड़े नाराज हुए, क्या इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर, इनको पता नहीं है लग्जरी गाड़ियां आती हैं यहाँ पर। तो ठीक है, वो प्रॉपर्टी डीलर का मैम आइए आइए, आगे गए आप। फिर नेक्स्ट टर्न लिया आपने, वहां स्पीड ब्रेकर, थर्ड टर्न लिया, वहां स्पीड ब्रेकर। आपने कहा ये तो सोसाइटी बर्बाद है, इन्हें पता ही नहीं है स्पीड ब्रेकर इतने बड़े नहीं बनाने चाहिए। आपने कहा मैं तो गाड़ी मोड़ रहा हूं। उसने कहा कि सर मोड़ क्यों रहे हो, आ गया फ्लैट सर, 2 गली छोड़ के फ्लैट है। आपने कहा नहीं नहीं, ये सोसाइटी का स्टैंडर्ड ही नहीं है, इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, मेरी लग्जरी कार्स आएंगी कैसे? तो आपने परसेप्शन बना लिया कि यहां पे हर एक रोड पे यही स्पीड ब्रेकर है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे जो है वो कुछ चिल्ड्रन पार्क वगैरह बना रहे हों, इस वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए स्पीड ब्रेकर थोड़ा हाई किए हों, जिससे वो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपने परसेप्शन बना लिया क्योंकि आपका अनुभव यह था कि 4 गली में क्या है, स्पीड ब्रेकर बहुत बड़े बड़े हैं, तो यानी कि हर गली में यहां पर स्पीड ब्रेकर होगा ही होगा। जिंदगी इसी की तरह है। अभी आपने जिंदगी कितने साल जी हैं? 30-40 मानकर चल रहा हूं ऑन एवरेज। तो आपको जो स्पीड ब्रेकर दिखे, जो भी आपको इमेजेस दिखी, आपने मान लिया यही है दुनिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में देयर आर 90 मोर रोड्स, जिसका आपको अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, लेकिन आप मानकर बैठे हो नहीं यही जिंदगी है, जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी खराब है, जिंदगी यहीं तक सीमित है, या जिंदगी यहीं तक अच्छी है। तो एक्चुअली यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस आइडिया। यू हैव टू थिंक कि केवल आइडियाज ही हैं जो आपकी लाइफ को शेप कर रहे हैं। What we consider reality is just
आइडिया और कुछ नहीं है, राइट? जब उसके बियॉन्ड जाते हैं तब पता लगता है कि यार ये भी जिंदगी है। तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि मैडम आप क्या बात कर रहे हो यार, मैं सोच रहा था आप दिमागदार हो गए, यहां 90 और रोड है, 90 में से किसी में भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। आपने 4 एक्सपीरियंस लिए और आपने मोड़ ली, कारण भी नहीं सोचा कि क्यों बनाए होंगे, कुछ टाइम के लिए बनाए होंगे। तो यही हो रहा है लाइफ के साथ। तो एलिगरी ऑफ केव, एलिगरी इज लाइक एन एग्जाम्पल, लाइक मैन इन केव्स। उनको नहीं पता था कि क्या चल रहा है, इग्नोरेंट थे वो। हम सब टू वन एक्सटेंट और अदर हम सब इग्नोरेंट हैं। समझदारी इसमें है कि हम पहचान ले कि हाँ हम इग्नोरेंट हैं, तभी हम ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो यही बर्बादी चलती रहेगी। व्हेन वी पुश आवरसेल्फ बियॉन्ड द केव, तब जाकर, यानी कि वाद विवाद, डायलेक्टिक्स, हर एक सत्य पर सवाल करना, हम जो कर सकते हैं, पा सकते हैं, किस तरीके से चल रहा है, सही गलत, उसके पार जब सवाल करोगे तब जाकर यू कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड दिस शैडो। नहीं तो शैडो को समझते रहोगे यही रियलिटी है। तो ऐसे में प्लेटो कहते हैं देखो दुनिया जो है, हमारी जिंदगी जो है, उसके 2 पार्ट हैं। एक तो फिजिकल वर्ल्ड, जैसे मैं टच कर सकता हूं, ये टच कर सकता हूं, ये फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है। एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर क्या है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, हम तो मानते नहीं इसको, जो मैं देख नहीं सकता, सोच नहीं सकता, मैं कैसे मानूं। अच्छा चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये पेन मेरे हाथ में है, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे अपने सारे आइडियाज दे दीजिए, योर पावर टू थिंक, बिकॉज कहीं ना कहीं सोचते हैं ना आप, लैंग्वेज सोचते हैं ना आप। 2 तरह की कम्युनिकेशन हम करते हैं, एक अंदर हमारे चलती रहती है, ये सही ये गलत, क्या कह रहे हैं सर, अच्छा ये कह रहे हैं, ये मेरी लाइफ में ऐसे अप्लाई हो रहा है। एक होता है बाहर, जो आप दूसरों से करते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी डू, राइट? और दीज आर बेस्ड ऑन सम आइडियाज, राइट, सम सेंटेंसेज, राइट? मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल खेल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे वो 2 मिनट के लिए दे दीजिए, 5 मिनट के लिए दे दीजिए। मानकर चलिए कि आपके पास पावर टू जनरेट आइडियाज, पावर टू यूज आइडियाज है ही नहीं। अब आप प्रूव कर दीजिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, और अगर आपने प्रूव कर दिया, विश्वास मानिए, मेरे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये हमारा एड्रेस है, मतलब आपका बैंक अकाउंट है, मैं उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। जबान के पक्के हम। अगर आपने विदाउट यूजिंग योर पावर टू जनरेट आइडियाज, यू नो दीज थॉट्स, आपने इसका इस्तेमाल करे, प्रूफ कर दिया मेरे हाथ में पेन है, सो वॉट एवर अमाउंट आई हैव इन माई बैंक अकाउंट आई विल ट्रांसफर कर दीजिए। सोचिए, कर दीजिए। है कोई? देखिए बहुत सही ऑफर है, सोचिए, नेट पे सर्च कर लीजिए अगर कोई तरीका आपके पास हो तो। पैसा तब आएगा जब सवाल का जवाब देंगे, और मैं आपको बता दूं सवाल का जवाब आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि जवाब देने के लिए भी यू हैव टू वर्क ऑन सम आइडिया, यू हैव टू यूज सम आइडिया। तो यानी कि एक तो वर्ल्ड हुआ फिजिकल वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करता है, हम इसके बारे में सोचें ना सोचें, राइट, इट एग्जिस्ट। और एक पार्ट है जो हमारे दिमाग में आइडियाज जनरेट होते हैं, राइट। सो देयर आर 2 कंपोनेंट्स। स्पिरिचुअल को वो कह रहे हैं वो वर्ल्ड जो आइडियाज का वर्ल्ड है, जो इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन यहीं से सब कुछ जनरेट होता है, राइट। तो एक ऐसा पार्ट है, वो आपके अंदर से कनेक्टेड होता है, आपके आइडिया से कनेक्ट होता है, आपके रीजन से। रीजन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। अब अभिषेक ने कहा सर मैं फोटो भेजूं, फोटो भेजने के लिए भी यू आर यूजिंग आइडिया, फोटो आइडिया। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो सुप्रीम रियलिटी इज बिहाइंड ऑब्जर्वेबल रियलिटी। जो सुप्रीम रियलिटी है, सुप्रीम रियलिटी जिंदगी में और क्या क्या हो सकता है, वो ऑब्जर्वेबल रियलिटी के बाहर है। केवल जो हम देख रहे हैं हो सकता है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, कर सकते हैं, और यही तो डिस्कवरी का बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पर किसी ने सोचा कि हां हम एरोप्लेन बना सकते हैं, क्या उस टाइम पर वो अल्टीमेट या ऑब्जर्वेबल रियलिटी थी? नहीं थी ऑब्जर्वेबल रियलिटी। कितने लोगों ने कहा बेवकूफ हो तुम, क्योंकि वो लोग बिलीव करते थे ऑब्जर्वेबल रियलिटी, वो उसी चीज में बिलीव करते थे जो हो सकता है। आज से 400 साल पहले कोई कहता कि विदाउट एनी कनेक्शन आई विल बी हैविंग वन डिवाइस और दूसरे छोर पे दुनिया के मैं बात कर लूंगा, जैसे कि फोन के थ्रू, तो आप कहते बेवकूफी है। लेकिन अब बेवकूफी नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेबल रियलिटी के बियॉन्ड किसी ने सोचा, काम किया, कोई उसमें से ऐसा था जो बाहर आया और तब जाकर उसने वो क्रिएशन की। तो सुप्रीम रियलिटी इज कनेक्टेड टू आइडियाज, एंड आइडियाज कैन एक्चुअली यू कैन वर्क विद रीजन, सोच विचार, तर्क। व्हाट अपीयर्स टू बी
जिसको आपको लगता है कि रियलिटी एक्चुअली एक फॉर्म है, और देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स, बताया था आपको, देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एवरीथिंग, हम केवल एक फॉर्म में है अभी। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आइडिया ऑफ ब्यूटी। तो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ ब्यूटी? डू यू थिंक कि आइडिया ऑफ ब्यूटी एक अल्टीमेट ट्रूथ है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि भाई जो सुंदरता है उसका कोई एक यार्डस्टिक है, पैरामीटर है, बस वही होती है सुंदरता, और चाहे 500 साल पहले ले लो, 1000 साल पहले ले लो, या दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी सोसाइटी, किसी भी ट्राइब में ले लो, सुंदरता के यही मापदंड हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दिस कि हां यही मापदंड है सुंदरता के? अगर कोई सोचता है कि हाँ एक ही मापदंड है तो मैं आपको बता दूं, बेइज्जती हो जाएगी आपकी, गजब बेइज्जती हो जाएगी वो। कारण जैसे कि जो आपका जो आप जिसको आप ब्यूटी मानते हो आज, वो हो सकता है एक ओपिनियन हो आपकी ब्यूटी के बारे में। दिस शुड बी द कलर, दिस शुड बी द हाइट, दिस शुड बी द फेशियल फीचर्स, मतलब ऐसे कुछ फेशियल फीचर्स हो, ऐसा स्किन कलर हो, ये हाइट हो, ये बॉडी वेट हो, राइट, उसको आप कहेंगे कि ये ब्यूटी है, राइट। तो आपका, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, वो आपकी सच्चाई है, लेकिन उसको अल्टीमेट ट्रूथ ना माने, दूसरों पर ना थोपे उसको, राइट। कारण चाइना में एक समय पर जो बच्चियां होती थी उनके जो फीट्स होते थे उसको टाई डाउन कर देते थे। कारण क्योंकि विमेन का ब्यूटी का कंसेप्ट ये था कि जिनकी फीट्स जो है छोटी हों। अब उस चक्कर में सो मेनी एक्चुअली यंग गर्ल्स हैड टू गो थ्रू दिस पेन। कारण क्या है? क्योंकि ब्यूटी का जो कंसेप्ट है सोसाइटी का उसको फॉलो करना है कि जिसकी फीट का साइज छोटा होगा उसकी शादी आसानी से हो जाएगी, अच्छे घर में अच्छा पति मिल जाएगा, ये ब्यूटी का कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे। अफ्रीका के एक ट्राइब में कल्चर है कि जो गर्ल्स हैं दे शुड बी फैटी, और उनकी जो कंज्यूम करने की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उससे 3 गुना उनकी मदर्स फीड करती हैं उनको, जिससे कि वो फैटी हो जाएं। फैटी हो जाएंगी तो वहां का जो कंसेप्ट है ब्यूटी का उनके ट्राइब का, वो ये है जितनी ज्यादा फैटी उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल। तो मुझे बताइए, क्या ब्यूटी का कोई एक अल्टीमेट आइडिया हो सकता है? नहीं। ये भी तो जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, उस समय के हिसाब से निर्धारित होता है ना, राइट। और कितने सारे हम लोग एक्चुअली अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं। कारण पता है क्यों? क्योंकि हम किसी एक आइडिया के सामने अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि ये आइडियल और मैं ऐसा नहीं हूं। व्हाट वी आर लैकिंग इज एक्सेप्टेंस इन लाइफ। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। कुछ आइडियाज इस वजह से बनाए जाते हैं और उनको आइडियल घोषित किया जाता है जैसे कि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। जैसे फेयरनेस इज ब्यूटी, ये एक आइडिया पॉपुलर कर दिया। अब जो फेयर नहीं है वो अपने आप को कुछ कम आंक रहा है, तो वो कम आंक रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि तुम कम हो। फिर एक मार्केट बनाई जा रही है कि फेयरनेस ट्रीटमेंट की एक मार्केट बना दी, प्रोडक्ट्स बना दिए। तो तभी तो आप बेच सकते हो जब आप कोई आइडियल कंसेप्ट ब्यूटी का बेच पाओगे, लोगों के दिमाग में बैठा पाओगे, राइट। ऐसी हाइट का है, मतलब देयर आर डिफरेंट यार्डस्टिक्स व्हिच आर क्रिएटेड। तो व्हाट इज एक्चुअली ट्रूथ इज मतलब इफ यू एग्जिस्ट, अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, यू आर फुल्ली फंक्शनल, सो इट मीन्स यू आर ब्यूटीफुल, दैट्स इट, फुल स्टॉप। उसके अलावा सब कुछ बनाया जाता है आपको कंट्रोल करने के लिए, आप में कॉम्प्लेक्सिटी रखने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो जाहिर सी बात है उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यू हैव टू थिंक कि ये ओपिनियन है, ये रियल नॉलेज नहीं है, इट इज जस्ट एन ओपिनियन, राइट। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब मैं आपको एक बीच में, तो हम यहां पर थे, चलिए अब जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस पर क्या कहा प्लेटो ने? प्लेटो ने सबसे पहले तो जस्टिस पर कोई प्रवचन नहीं दिए। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक का एक्चुअली जो टैगलाइन था वो जस्टिस था। तो रिपब्लिक उनकी बहुत ही फेमस बुक थी। तो उन्होंने उसमें क्या करा, डायलॉग बनाए हैं, यानी कि कैरेक्टर बना दिए हैं। सोक्रेटिस जो उनके खुद के गुरु थे ना, उनको एक कैरेक्टर बना दिया है। साथ में सेफेलस, पॉलीमार्कस, थेरेसिमेकस एंड ग्लूकोन, तो ये कुछ कैरेक्टर है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और अब हम इनकी बातचीत को सुनेंगे और हम ये नहीं बताएंगे कि प्लेटो ने क्या कहा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या मानना है, फिर बताऊंगा आपको कि प्लेटो ने क्या कहा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो देखिए, यहां पर सेफेलस जो कैरेक्टर है इस बुक में कह रहा है कि मेरे अनुसार जस्टिस है, जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी, यानी कि अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करना, यह न्याय है,
राइट। तो यानी कि जो न्याय का कंसेप्ट हो ना हमारे यहाँ, वो ऐसा हो कि भाई आप ये देखो कि आपने अपना काम, अपना जो कर्तव्य किया कि नहीं किया। अगर आपने अपना कर्तव्य नहीं किया तो सरकार कुछ ऐसे कानून बनाए कि आप अपना कर्तव्य करें, राइट। सेकेंड उन्होंने कहा जस्टिस इज पेइंग वन ड्यूज, जो भी आपने दूसरे से लिया हुआ है वो आप उसको वापस करें जब भी वो आपसे मांगे। ये होना चाहिए जस्टिस का कंसेप्ट। तो आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि जी हां बिल्कुल सही कह रहा है सेफेलस, और दोनों ही बातें जो हैं जस्टिस का कंसेप्ट होना चाहिए? बताइए। 1 2 मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जो लोग कहते हैं बोथ आर करेक्ट, आपको लगता है दोनों जस्टिस का कंसेप्ट है 1 और 2 टाइप कीजिए। जो कहता है कि नहीं नहीं ओनली 1 तो ओनली 1, ओनली 2 तो ओनली 2। मैं आपको बता दूं, यहां पर प्लेटो का ये मानना था कि मेरा जस्टिस का कंसेप्ट जो होगा, यानी कि जो प्लेटो दे रहे हैं वो अल्टीमेट होगा, मींस दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेट प्रिंसिपल। तो प्लेटो ने कहा उसका नेगेशन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन में वो जो कंसेप्ट है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धांत का मतलब ही होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए। तो प्लेटो ने कहा कि देखो मुझे ऐसा लगता है, ये बात तो ठीक है, हम सभी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। अगर हम सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, दैट इज व्हेन एक्चुअली दिस जस्टिस इज गोइंग टू प्रिवेल। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मेरी यहां पर ड्यूटी ये है, भाई आपको यहां पर एक टाइटल मिला यूट्यूब पर और आप यहां पर आए, तो आप अपनी जिंदगी का बेशकीमती समय यहां पर दे रहे हैं जो कि दोबारा कभी नहीं आना, राइट। और इस विश्वास पर दे रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको बहुत कुछ मिल चुका होगा, राइट, जो कि आपको काम आएगा आपकी लाइफ में और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस, एसए, एथिक्स में। दैट इज व्हाई दैट वाज माय प्रॉमिस, राइट। तो अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको वैसे ही करूं जैसे ही कमिट किया गया। तो ये जब मैं अपना काम अच्छे से करूंगा तो आपको जो गेन होगा, तो आपका जो कर्तव्य है आप भी उसको अच्छे से कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा, तो यानी कि फिर सिस्टम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया तो आप अच्छा समझेंगे नहीं। हो सकता है आपको लगने लगे यार ये थिंकर, थियरी, पॉलिटिकल साइंस ये तो बड़ा टिपिकल है, जबकि है नहीं, है कि नहीं। तो आपका पूरी लाइफ के लिए गलत माइंडसेट बन सकता है। आपने सीख लिया लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो आप पर बात आ जाती है। तो हम सब जब अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तभी एक्चुअली ये सिस्टम बेस्ट चल पाएगा, राइट। तो दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट। ये तो जस्टिस का सिद्धांत लगता है हर जगह अप्लाई हो सकता है। जस्टिस इज पेइंग वंस ड्यूज, ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन प्लेटो ने कहा नहीं, ये अल्टीमेट सिद्धांत नहीं हो सकता, अल्टीमेट एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं हो सकता जस्टिस का। ऐसा क्यों? प्लेटो ने कहा कि देखो ऐसा है कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपसे कोई गन ली, कोई वेपन लिया, ठीक है। अब उसने, मान लिया आपने उससे वेपन लिया, ठीक है। अब आपने उससे वेपन लिया है तो आपका ड्यू है कि आप उसको उसका वेपन वापस दो। अब कल को वो आया और वो कह रहा है कि एक्चुअली आई एम हैविंग फैमिली फ्यूड, उसकी परिवार में लड़ाई हो गई एंड दैट पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड, शराब पिए हुआ है, और वो आपसे कह रहा है कि देखो तुम प्लेटो पढ़कर आए थे, प्लेटो ने क्या कहा था जस्टिस में कि अपने ड्यू वापस देना, तो मेरी गन तुम्हारे पास है, मेरी गन मुझे वापस दो, मुझे जरूरत है अभी फैमिली में जाके निपटाना है मुझे सबको। तो ऐसे में मुझे बताइए क्या ये न्याय संगत होगा कि आप उसको उसका वेपन दे दे? नहीं होगा भाई। दैट इज व्हाई दिस कैन नॉट बी अल्टीमेट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो यही लॉजिक उन्होंने दिया कि वेदर इट वुड बी राइट टू रिटर्न वेपन टू अ पर्सन, नहीं। तो इस वजह से ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अल्टीमेट प्रिंसिपल ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, पहले वाला हो सकता है, ड्यूटी सबको करनी चाहिए। नेक्स्ट पोलेमार्कस। पोलेमार्कस कहते हैं डूइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड हार्म टू योर एनिमी, ये होना चाहिए जस्टिस का कंसेप्ट। आप में से कितने लोग कहते हैं पोलेमार्कस की दोनों बातों को प्लेटो ने कहा होगा बिल्कुल सही बात कर रहा है पोलेमार्कस, ये जस्टिस का कंसेप्ट होना चाहिए? नहीं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो प्लेटो ने कहा चलो ये बात तो ठीक है, डूइंग गुड टू अ फ्रेंड ये मानता हूं मैं, ये जस्टिस का कंसेप्ट है। डूइंग हार्म टू योर एनिमी, प्लेटो कहते तुम्हें पता कैसे चलता है कि तुम्हारा कौन एनिमी है? ऐसा हो सकता है अभिषेक जो है निकेत को अपना एनिमी मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में निकेत अभिषेक के एनिमी है नहीं। वो एक्चुअली प्रतीक ने बताया अभिषेक को कि देखो निकेत ना तुम्हारा एनिमी है, तुम्हारे बारे में ये बातें कहता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली अभिषेक को जो इंफॉर्मेशन मिली है वो रॉन्ग हो, वो तीसरे व्यक्ति ने इस वजह से बनाई हो जिससे कि आप दोनों में दूरियां आ जाए, तो आप उसको हार्म करने चल दिए। तो कैसे एक कंसेप्ट हो सकता है जस्टिस का? तो सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका ट्रू एनिमी है कौन, तो यू कैन नॉट हार्म। दूसरा, प्लेटो का कहना था कि मैं जस्टिस के सिद्धांत की बात कर रहा हूं और हार्म जो है कभी भी जस्टिस का सिद्धांत नहीं हो सकता। कारण, क्योंकि जब आप नुकसान किसी को पहुंचाते हो तो एक्चुअली अब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, मींस दैट पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग सम chaos, अनस्टेबिलिटी। तो दैट इज व्हाई नो पर्सन शुड बी अलाउड टू हार्म एनी पर्सन। और तभी तो कहा जाता है
कि कानून को अपने हाथ में मत लेना। मतलब क्या होता है कि भाई आप हाँ मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भाई असलियत में उसने किया नहीं किया। तो इस वजह से इस केस को ले जाओ न्यायाधीश के पास, कोर्ट के पास। अब कोर्ट जो है सबूतों गवाहों के मद्देनजर इन्वेस्टिगेशन कराएगी और हो सकता है पता लगे, आप सोच रहे थे उसने आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन पता लगा वो तो आपका जिसको आप दोस्त समझ रहे थे उसने आपको नुकसान पहुंचाया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब मामला खुलकर सामने आया। तो इसी वजह से कहा जाता है ये प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी सिस्टम में जस्टिस का, नहीं तो क्योस फैल जाएगा। आप ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचा दोगे जो वास्तव में आपके एनिमी नहीं है। तो एक्चुअली मैटर शुड बी विद द जुडिशरी, दे आर गोइंग टू डिसाइड। बात समझ में आई क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों कहा जाता है खुद मत मार देना, दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सिस्टम चल बैठा तो कहीं बेगुनाह मारे जाएंगे इस चक्कर में। तो दिस इज व्हाट लॉजिक इज। नाउ थेरेसीमेकस ने कहा कि देखो ऐसा जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। थेरेसीमेकस ने कहा देखो मैं हूं रियलिस्टिक व्यक्ति, मैं ये आइडियल के चक्कर नहीं पड़ता। थेरेसीमेकस कह रहे हैं कि देखो वास्तविकता ये है दुनिया की, जो सबसे ज्यादा मजबूत है दुनिया उसके हिसाब से चलती है। माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति उसके हिसाब से चलती है। वो कह रहा है कि किसी आर्ग्यूमेंट की पावर जो होती है ना, उसको तरजीह नहीं मिलती दुनिया में। इज्जत उसको मिलती है जिसके पास पावर है। पावरफुल व्यक्ति के आर्ग्यूमेंट को दर्जा मिलता है। कोई गरीब व्यक्ति है, उसके कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट भी होगा उसको साइड कर दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो थेरेसीमेकस का कहना है दुनिया वैसे चलानी चाहिए जैसे चलती है। तो ऐसे माइट इज राइट, इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यही हकीकत है। तो मैं तो इसी के हिसाब से जस्टिस मानूंगा। प्लेटो ने कहा तुम तो ध्वस्त करा दोगे पूरे सिस्टम को, क्योंकि अगर आपने माइट इज राइट मान लिया और ये सिस्टम जो है गरीब व्यक्ति को दबाने लग गया, तो मुझे बताइए समाज में अमीर ज्यादा होते हैं कि गरीब? भाई गरीब ज्यादा है, अमीर कम होते हैं। पावरफुल लोग तो कम ही होते हैं ना, गरीब लोग ज्यादा होते हैं। अगर ज्यादा जो संख्या में उनके साथ आप गलत करने लग गए तो एक समय ऐसा आएगा वो गरीब कहेगा बहुत हुआ सम्मान, अब उठाते हैं हथियार और अब यहां पर लाते हैं अनस्टेबिलिटी। तो लॉजिकली दैट इज नॉट फीजिबल। क्या आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इनका भी फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसको तो हम जस्टिस का कंसेप्ट मान ही नहीं सकते। प्लेटो ने रिप्लाई दिया। ग्लूकॉन कहते हैं जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ वीक। वो कहते हैं देखो प्लेटो, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, कमजोर के साथ खड़े रहना, हर पॉलिसी कमजोर के फेवर में बनाना, यह न्याय है। स्टेट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो सरकार है वो एक्चुअली कमजोर के लिए बनाई जाती है, राइट? तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और हमें वीक के लिए काम करना है। तो प्लेटो ने कहा ये भी तुम गलत कर रहे हो। अरे अगर स्ट्रॉन्ग के साथ कुछ गलत करोगे तो स्ट्रॉन्ग भला कैसे होने देगा इन कमजोर लोगों का? तो दैट इज व्हाई वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस हियर। स्टेट इज नेचुरल, प्राकृतिक है, लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाई है, लेकिन वी हैव टू ब्रिंग अ बैलेंस देयर। स्टेट इज नॉट नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ वीक, स्टेट इज नॉट जस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्टेट इज फॉर एवरीवन, राइट? सो स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल हियर। क्लियर है बात? तो ये बात उन्होंने बताई। यहां तक अगर बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। अल्ट्रा क्लियर। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेशन फ्रॉम टुमारो। मतलब फ्रॉम टुमारो नहीं, जब नेक्स्ट सेशन आएगा, लेकिन वो इस बेसिस पर लाएंगे। अगर आपको लगता है इस सेशन ने आपको एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इन आइडियाज को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, यू आर एक्चुअली गेनिंग स्ट्रेंथ, तो आप कमेंट्स में बताइएगा।